हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बडिंग मेडिकोस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है जीन थेरेपी। जिसका नाम क्या है? जीन थेरेपी। बेसिकली बेटा जी, जीन थेरेपी क्या है? वन ऑफ द एप्लीकेशन है तुम्हारे बायोटेक की। तुम्हारा एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है जीन थेरेपी। हम पढ़ते हैं कि बेटा बायोटेक बहुत जगह यूज होती है, एग्रीकल्चर में यूज होती है, थेरेपेटिक्स में यूज होती है, डायग्नोस्टिक में यूज होती है, पीसीआर यूज कर सकते हो, एलाइजा यूज कर सकते हो। ऐसे ही बेटा थेरेपेटिक्स का मतलब क्या है? बायोटेक की हेल्प से तुम कुछ ऐसी मेडिसिन बनाओ जो ट्रीटमेंट में हेल्प करे। जैसे कि तुमने इंसुलिन बनाया था जिसमें ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड थी, फिर उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से तुमने उसको जोड़ दिया था। सिमिलरली बेटा ऐसे एक और टॉपिक है हमारा जिसका नाम दे रखा है जीन थेरेपी। जिसका नाम क्या दे रखा है? जीन थेरेपी। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लो। बेटा सबसे पहली जो जीन थेरेपी थी, इट वाज यूज इन द ईयर 1990 में। सबसे पहली जीन थेरेपी कब यूज हुई थी? ईयर को जरूर याद रखोगे, 1919 पे। किसके ऊपर यूज हुई थी बेटा? अ गर्ल, एक लड़की थी जो कितने साल की थी? 4 इयर्स ओल्ड। जो कितने साल की थी? 4 साल की थी। जो कितने साल की थी? 4 साल की थी। ठीक है, तो एक लड़की थी जिसकी उम्र थी बेटा जी 4 साल। थोड़ा लड़की बना लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ी क्यूट सी गर्ल। तो बेटा ये लड़की है। ऑब्वियसली बेटा इसके अंदर क्या था? डीएनए। इसके अंदर क्या होंगे? सेल। सेल में क्या होंगे? डीएनए, लिम्फोसाइट वाले सेल में। इसके डीएनए से में बेटा एक जीन था जो रिस्पॉन्सिबल था एक एंजाइम सिंथेसाइज करने के लिए, जिसका नाम था एडिनोसिन डी एमिनेस। उस एंजाइम का नाम क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेस। इस लड़की में बेसिकली क्या हुआ? ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेस, इसकी क्या हो गई बेटा? डेफिशिएंसी हो गई। इस एंजाइम की क्या हो गई यहाँ पे? डेफिशिएंसी। ये एंजाइम बेटा जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा यूजफुल था। क्या करने के लिए? इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर बेटा इस एंजाइम की यहाँ पे क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसके वजह से क्या होगा? जो तुम्हारी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाया? फंक्शन नहीं कर पाया। ठीक है, इसकी वजह से तुम्हारी इम्यूनिटी गिर गई। इस एंजाइम की कमी की वजह से तुम्हारी इम्यूनिटी गिर गई, तुम्हारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया। तो एज अ डॉक्टर अब तुम्हें बीमारी ठीक करनी है, या फिर एज अ मेडिकल स्टूडेंट अब तुम्हें बीमारी क्या करनी है? ठीक करनी है। सो देर आर बेसिकली 3 ऑप्शंस जो तुम अप्लाई कर सकते हो। पहले ऑप्शन का नाम है जो तुम्हारे पास है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तीसरा ऑप्शन जो है, जो कि मॉडर्न मेथड है, जो चैप्टर में अपने को दे रखा है, जिसके बारे में अपने को जानना है, जिसका नाम दे रखा है जीन थेरेपी। क्या नाम दे रखा है? जीन थेरेपी। तो बेसिकली तुम ये 3 मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेस की कमी थी जिसकी वजह से इम्यूनिटी गिर रही थी, इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो इस बीमारी का नाम था SCID। इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या है? SCID। जैसे एड्स था जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, सिमिलरली बेटा जो SCID है इसमें भी इम्यूनिटी गिर जाती है। इसकी फुल फॉर्म सुन लो। इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें तुम्हारी इम्यूनिटी क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा वीक। तो जो अब तुच्छे मुच्छे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, छोटे मोटे, जिनसे तुम्हारा शरीर तुम्हें हर रोज बचा रहा था, तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुम्हें हर डेली बचा रहा था, लाखों कीटाणुओं से मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन तुमसे कौन बचा रहा था? तुम्हें इम्यून सिस्टम। लेकिन बेटा अब तो तुम्हारी इम्यूनिटी गिर चुकी है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तो जो छोटे मोटे वायरस हैं, ठीक है, जो हलवे टाइप के वायरस हैं, अब तुम्हें उनसे भी क्या है? खतरा है, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेस। तो इस बीमारी को हमें क्या करना है? ट्रीट करना है। यही हम बायोटेक में जान रहे हैं। तो पहला मेथड है इसके ट्रीटमेंट का, विच इज कॉल्ड एज द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बेटा ये जो कंडीशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है? एडीए नाम के एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। तो तुम क्या करो? हेल्दी इंसान से एडीए उठाओ और इस लड़की के अंदर डाल दो, तो क्या सॉल्व हो गई? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे बीमारी किसकी वजह से हो रही थी? एडीए कमी से। अगर तुम कहीं से एडीए नाम का एंजाइम ले आते हो और फिर इसमें इंसर्ट कर देते हो तो इसकी कमी पूरी हो गई। तो अब ये बीमारी होगी? नहीं होगी। अब ये SCID होगा? नहीं होगा। बट बेटा दिस इज नॉट द परमानेंट क्योर।
ये परमानेंट क्योर नहीं है। आज तुमने एडीए डलवा दिया बाहर से, कल फिर से डलवाओ, परसों फिर से डलवाओ, नेक्स्ट डे फिर से डलवाओ, कब तक करवाते रहोगे। तो हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, बेटर ऑप्शन चाहिए। क्या चाहिए, पहला ऑप्शन मैंने समझाया क्या है कि तुम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट क्योर। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा, किसका, हेल्दी एंजाइम्स का, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि पेशेंट भी से सफ़र करेगा। तो दूसरा तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो है बेटा जी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है बेटा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो क्या होता है बेटा, हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन्स होती है, हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ लॉन्गेस्ट बोन्स होती है, उनका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे कैविटी वगैरह होती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, बोन मैरो, जिसे हम क्या बुलाते हैं, बोन मैरो। तो तुम इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, हेल्दी इंसान की बोन मैरो लो, जिसके अंदर हेल्दी सेल्स होंगे, एडीए बनाने के सेल्स होंगे, मतलब एडीए बनाने सेल्स होंगे, उनमें एडीए बनाने के जीन्स होंगे। ऑब्वियसली बात है, हर एक सेल में डीएनए होता है जिसके अंदर जिसके अंदर जीन्स होते हैं जो एंजाइम बनाने की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो तुम हेल्दी इंसान से बोन मैरो लो और किस में इंसर्ट करवा दो, पेशेंट में इंसर्ट करवा दो। हेल्दी इंसान से बोन मैरो ली और किस में इंसर्ट करवा दी, पेशेंट में। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कौन सी, एडीए की डेफिशिएंसी वाली। बट बेटा ये वाला मेथड भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि तुमने जो बेटा बोन मैरो के सेल्स तो ट्रांसफर करवा दिए, बट दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। ये अमर सेल्स नहीं है, ये आज नहीं तो कल मर जाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हें फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। तो देखो पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि ये वाला जो मेथड है तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वाला, ये भी परमानेंट क्योर तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। तीसरी बात, हो सकता है तुम्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या ना मिले, डोनर भी ना मिले। क्या ना मिले, डोनर भी ना मिले। चौथी बात कि मान लो तुमने ट्रांसप्लांट करवा दिया, लेकिन जो तुम्हारे सेल्स है बोन मैरो वाले, उसको पेशेंट की बॉडी क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, रिजेक्ट। तुमने इतनी मेहनत से बोन मैरो ढूंढी, ठीक है, होस्ट ढूंढा तुमने, वहाँ से बोन मैरो ली, पेशेंट के अंदर डाल दिए बोन मैरो के सेल्स ताकि एडीए नाम का एंजाइम बन जाए, लेकिन उस पेशेंट की बॉडी क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया। चलो मान लो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तुमने बोन मैरो डाल भी दिया, फिर भी पेशेंट को लाइफ टाइम एक दवाई लेनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड एज इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या लेनी पड़ेगी, इम्यूनो सप्रेसेंट। तुमने पेशेंट के अंदर किसी दूसरे इंसान का बोन मैरो ट्रांसफर करवा दिया ताकि उसके अंदर एडीए बन सके। अब तुमने किसी और के सेल ट्रांसफर करवाए हैं, कभी ना कभी तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम पहचान लेगा ना कि भाई ये सेल तो मेरे नहीं है, ये तो बाहर से आए हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, जो बाहर से आए हुए सेल्स हैं उनको क्या करेगा, मारना शुरू कर देगा, किल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को लाइफ टाइम कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या नाम है, इम्यूनो सप्रेसेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, साइक्लोस्पोरिन ए। एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओगे, पहली बात परमानेंट क्योर नहीं है, दूसरी बात महंगा मेथड है, तीसरी बात डोनर नहीं मिलता, चौथी बात रिजेक्ट होने के चांसेस है, पांचवी बात अगर मान लो एक्सेप्ट हो भी गया, तुमने ट्रांसफर करवा भी दिया सक्सेसफुली, तब भी पेशेंट को क्या लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए लेना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, ताकि सेल क्या ना हो, रिजेक्ट ना हो। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, तुम्हारी जो बीमारी थी उसमें पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो रही थी, तुम उसको दवाई भी वो दे रहे हो जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो, तो तुमने कंडीशन को इंप्रूव नहीं किया है, तुमने तो कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर दिया है, खराब कर दिया है। इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी अच्छा मेथड नहीं है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अच्छा मेथड नहीं है। तो सर कौन सा अच्छा मेथड है, जिसका नाम है बेटा जीन थेरेपी। जिसका नाम क्या है, जीन थेरेपी। थोड़ा समझ लो, अब जीन थेरेपी में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, आज अपनी एनसीईआरटी रीड करके देखना। तो तीसरा जो बेस्ट मेथड है उसका नाम है जीन थेरेपी। उसका नाम क्या है, जीन थेरेपी। इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के अंदर से लिम्फोसाइट्स बाहर निकालते हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जहां एडीए बनना जरूरी था। तो हम पेशेंट में से क्या बाहर निकालते हैं बेटा जी, लिम्फोसाइट्स। क्या बाहर निकालते हैं, लिम्फोसाइट। तो मैंने पेशेंट के लिम्फोसाइट वाले सेल क्या निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। इनको किस में रख दिया, कल्चर प्लेट में। किस में रख दिया, कल्चर प्लेट में। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इनके जो सेल्स हैं
इसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा सी डीएनए, या फिर एनसीईआरटी लिखती है ए डीएनए, जिसके अंदर बेटा जीन होगा कौन सा, डिजायर्ड जीन होगा किसके लिए, एडीए बनाने के लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने के लिए जो हेल्दी जीन होगा, मैं किस में इंसर्ट कर दूंगा, पेशेंट के निकाले हुए लिम्फोसाइट में। किस में इंसर्ट कर दूंगा, पेशेंट के निकाले हुए लिम्फोसाइट में मैंने क्या डाल दिया, हेल्दी एडीए बनाने का जीन, जिसको मैं लिख रहा हूं डिजायर्ड जीन। क्या इंसर्ट कर दिया, डिजायर्ड जीन बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एनसीईआरटी लिखती है बाय यूजिंग द रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर। रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर का इस्तेमाल करके मैंने पेशेंट के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, सी डीएनए इंसर्ट कर दिया, जिसके पास इंफॉर्मेशन थी एडीए नाम का एंजाइम सिंथेसाइज करने की। अब बेटा मैं क्या करूंगा, हमें याद है कि जब भी हम वेक्टर की हेल्प से डीएनए ट्रांसफर करते थे तो दो सिचुएशन आती थी, या तो वेक्टर के अंदर सेल्फ लाइगेशन वगैरह कुछ हो जाता था, रिकॉम्बिनेंट बनता था या नहीं बनता था। उसके बाद जब तुम होस्ट में ट्रांसफर करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाते थे, तब तीन केस आते थे, या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, या तो ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट बनेगा। हमें किसको सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वाले सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यानी उसका क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि बायोटेक में हम कैसे बायोटेक का मतलब कैसे बायोटेक के प्रिंसिपल होते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है, पेशेंट के लिम्फोसाइट्स बाहर निकाले, उसमें रेट्रोवायरस के हेल्प लेके एडीए बनाने का फंक्शनल जीन यहाँ इंसर्ट कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, उस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा जिसके अंदर वो जीन आया है। फिर मैं उस सेल को क्या करूँगा, कल्चर करूँगा, ग्रो करवाऊँगा, बहुत सारे सेल बनवाऊँगा, और फिर किस में ट्रांसफ़र करवा दूंगा, पेशेंट में। पेशेंट का सेल निकाला, उसके साथ हेल्दी जीन जोड़ दिया, उसी को वापस किस में डाल दिया, पेशेंट में। जीन निकाला, पेशेंट के सेल के साथ जोड़ा और पेशेंट में ही वापस ट्रांसफ़र कर दिया। ये थेरेपी कहलाती है बेटा जीन थेरेपी। दिस थेरेपी इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। ये क्या है बेटा, एक तरह से बेटर क्योर है एज कंपेयर टू द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड बोन ट्रांसप्लांट मेथड्स के कंपैरिजन में। तो ठीक है, इसमें पेशेंट के सेल निकाले, उसमें फंक्शनल डिजायर्ड जीन जोड़ा और उसको जोड़ के वापस से किस में डाल दिया, पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया। बट ये भी बेटा मेथड परमानेंट नहीं है, बट इन दोनों से बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस निल है। अरे इसी के सेल है ना, इसी के सेल इसमें वापस डाल रहा हूँ तो रिजेक्ट कहाँ से होगा, तो रिजेक्ट नहीं होगा। इसी में मैंने वापस से इसके सेल क्या करवा दिए हैं, इंसर्ट करवा दिए हैं। तो बोन मैरो कंपैरिजन में ये वाला मेथड क्या है, बेस्ट है। अगर बेटा मैं इसी मेथड को एम्ब्रोयनिक स्टेज पे यूज़ करता हूँ, कब यूज़ करता हूँ, एम्ब्रोयनिक स्टेज पे जीन थेरेपी को यूज़ करता हूँ, तो यही मेथड क्या बन जाएगा, परमानेंट मेथड बन जाएगा। डेट इज़ योर जीन थेरेपी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।